नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल डी, और मॉड्यूल डी का यूनिट 31 हम इसमें कवर कर रहे हैं। 31 में देखिए क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। 31 यूनिट जो है वो है क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के बारे में। आप जानते हैं कोई भी लोन अगर आप दे रहे हैं तो उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने कितना भी अच्छा क्रेडिट अप्रेजल बना लिया, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, आपने सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट कर दिया, परंतु इसके बावजूद भी डिफ़ॉल्ट के चांसेस कभी भी ख़त्म नहीं होते। बोरोवर किसी भी केस में कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, क्योंकि टाइम के साथ में बिजनेस में भी डिटेरियोरेशन होता है। जो एजम्पशंस पे उसने प्रोजेक्शंस दिए हैं, जिन एजम्पशंस पे उसने प्रोजेक्शंस बनाए हैं, वो प्रोजेक्शंस भी समय के साथ में वैलिड नहीं रहते हैं। इसलिए आपको समय समय पर जो लोन है उसका कंट्रोल रखना होगा, उसका मॉनिटरिंग करना होगा, क्योंकि जो बिज़नेस है वो डायनेमिक नेचर का होता है। आप जानते हैं बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कंट्रोल और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बोरोवर को लोन दे दिया और उसके बाद हम शांति से बैठ गए कि ईएमआई आती रहेगी या उसका वर्किंग कैपिटल रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफन रेफर्ड एज ए लोन रिव्यू मैकेनिज्म। इसको एलआरएम भी कहते हैं, लोन रिव्यू मैकेनिज्म भी कहते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब देखिए आगे चलते हैं, एलआरएम जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए एलआरएम में हम देखते क्या हैं। सबसे पहला काम है, माना हमने वर्किंग कैपिटल दिया है, टर्म लोन दिया है, तो हम ये देखेंगे कि एंड यूज ऑफ फंड सही हो रहा है या नहीं। टू एंश्योर दैट द फंड प्रोवाइडेड बाय द बैंक आर put to the intended use and continue to be used properly। देखिए, जिस पर्पज के लिए आपने पैसा दिया, अगर घर बनाने के लिए दिया है तो घर बनाने में इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल दिए तो रॉ मटेरियल परचेज में होना चाहिए। किसी भी तरह का डाइवर्शन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है क्रेडिट मॉनिटरिंग की। ओके। और फॉर अनऑथराइज यूज विद इन द बिजनेस शुड बी डिटेक्टेड एंड स्टॉप। अब आप समझिए, आपने एक वर्किंग कैपिटल दी किसी बिजनेस एंटिटी को 50 लाख रुपए की। अभी इसमें से स्टॉक मार्केट बहुत तेज चल रहा है, 10 लाख रुपए इन्होंने इक्विटी में लगा दिए। तो क्या आपने इक्विटी के लिए पैसा दिया था क्या? सवाल अब ये है कि क्या बैंक ने पैसा जो दिया है वो इक्विटी के पर्पज के लिए दिया है? नहीं, ये एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। अगर उसने इक्विटी में पैसा लगाया है, बिजनेस का पैसा, तो इसको आपको रोकना पड़ेगा। तो ये हमारा काम है कि एंड यूज इंश्योर करना। इसलिए हम समय समय पर उसकी लोन का रिव्यू करते रहते हैं और उसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। दूसरा, टू एसरटेन दैट द बिजनेस कंटिन्यूज टू रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन्स। जो भी प्रोजेक्शंस बोरोवर ने दिए हैं, जिन एजम्पशंस पे प्रोजेक्शंस बनाए हैं, उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से ही बिजनेस रन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहां प्रोजेक्टेड सेल्स के बेसिस पे आपने लिमिट तय की है, अगर वो प्रोजेक्शंस ही उसके मीट आउट नहीं होंगे तो अगली बार जब आप रिन्यू करेंगे या रिव्यू करेंगे उस लिमिट को, तो आपको यहाँ पे परेशानी आना तय है। आप समझिए, एक बोरोवर है जिसका सेल्स है 100 लाख रुपीस। अभी उसने 300 लाख का आपको प्रोजेक्शन दिया है। आपने भी मान लिया उसके बेसिस पे कि 250 लाख का, यानी 2.5 करोड़ का ये प्रोजेक्शन मीट आउट करेगा। परंतु आप देख रहे हैं 9 महीना हो गया उसका, 9 मंथ्स निकल गया है उसका, उसके बावजूद भी उसका जो सेल्स है वो 1.25 करोड़ के आसपास है। अब आप बताइए अगले 3 महीने में क्या वो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है समय समय पर कि प्रोजेक्शंस के अनुसार उसका बिजनेस चल रहा है या नहीं। ठीक है। तीसरा, इफ़ द डिटेरियोरेशन ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूज। अगर बिजनेस में आपको किसी तरह से लगता है कि बिजनेस डाउनफॉल जा रहा है, ठीक है, डिस्पाइट अप्रोप्रिएट एक्शन, आपने एक्शन लिया उसके बावजूद ही, तो बैंक को कुछ टफ डिसीजंस लेने होते हैं, हार्श एक्शंस लेने होते हैं। आप अपने एडवांस को रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल करने से आपने पूरा पैसा मांग लिया तो उसको पैसा पे करना है, या सिक्योरिटी है उसको सीज कर लीजिए। इस तरह के एक्शन भी बैंक को लेने पड़ते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का हमारा पर्पज़ यही होता है कि जो कस्टमर्स का पैसा है वो किसी भी तरह से डूबना नहीं चाहिए। जो बोरोवर है उसको जिस पर्पज़ के लिए पैसा दिया है उस पर्पज़ को वो फुलफिल करे, तो बैंक को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होता है लोन देने में। ओके।
In such cases, an early detection of the problem is very important, as any delay in necessary action by the bank may result in the deterioration of the available security and reduce the chances of amount of recovery. किसी भी तरह का डिले होने पर रिकवरी के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट मॉनिटरिंग या LRM जिसको कहते हैं, लोन रिव्यू मैकेनिज्म कहते हैं, उसके लिए बैंक के पास क्या क्या टूल्स रहते हैं। सबसे पहला काम बैंक क्या करता है, सबसे पहला काम है कंडक्ट ऑफ अकाउंट। कंडक्ट ऑफ अकाउंट में क्या देखते हैं, देखिए इट गिव्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटर। अकाउंट के बारे में अगर आपने ठीक से उसके अकाउंट को चेक कर लिया तो आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ उसमें मिल जाएंगी कि वो फंड्स का यूज किस तरह से कर रहा है। फ्रीक्वेंट OD मांग रहा है, अब देखिए ये आपको डेंजर सिग्नल्स आ रहे हैं। चेक रिटर्न हो रहे हैं, बिल्स रिटर्न हो रहे हैं, उसके स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से सबमिट नहीं करता है, स्टॉक का रिसीवेबल्स की पोजीशन, टर्नओवर कम होता जा रहा है, लो टर्नओवर हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स को दूसरी बैंकों से रूट कर रहा है, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, EMI टाइम से नहीं आ रही है, जो LC इशू की वो डिवॉल्व हो गई, BG जो दी वो बैंक गारंटी जो दी उसको इन्वोक करा लिया बेनिफिशियरी ने। ये अनसेटिस्फैक्ट्री फीचर हैं जो बैंक किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सारे एक साथ नहीं होंगे पर इनमें से कुछ होंगे। हर बार माना आपने 10 लाख की लिमिट दे रखी है और उसका अकाउंट 10 लाख के ऊपर ही चलता है, हमेशा देखेंगे मोर देन 10 लाख से उसका बैलेंस रहता है, 10 के आसपास ही रहता है। जब भी चेक आएगा वो आपसे आके रिक्वेस्ट करेगा साहब थोड़े दिन के लिए ओवरड्राफ्ट कर दीजिए, है ना, टेम्परेरी OD जिसको TOD बोलते हैं। तो ऐसा ये वार्निंग सिग्नल है, आपको पता चलना चाहिए कि इसके पास में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, या जो चेक उसने इशू किए हैं या बिल जो हैं वो रिटर्न हो रहे हैं, उसके स्टॉक स्टेटमेंट कभी भी टाइम से नहीं देता है, तो रिसीवेबल्स की और स्टॉक की पोजीशन पता नहीं चलेगी तो आप DP फिक्स नहीं कर पाएंगे। टर्नओवर गिरता जा रहा है, अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन अगर ठीक चल रहा है तो किसी और बैंक के थ्रू उसको रूट कर रहा है, रूटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद सम अदर बैंक। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जिसको EMI कहते हैं वो टाइम से नहीं आ रहा है, कोई LC इशू की है वो डिवॉल्व हो गई है, बैंक गारंटी इशू की है वो इन्वोक हो गई है, ये सारे अनसेटिस्फैक्ट्री फीचर हैं। ठीक है, इन फीचर्स को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी हालत में। इन सच केसेस बैंक में स्ट्रेंथिंग देयर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर रिजोर्टिंग टू मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस ऑफ द बोरोवर गो डाउन, ensuring that sale proceeds are routed through the borrower's account maintained with the bank and insisting to pledge of the stock in place of hypothecation की जगह आप स्टॉक को प्लेज भी कर सकते हैं। ऐसे केस में फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करना है आपको ताकि आपको पता चलता रहे। देखिए बैंकर का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उसके बिजनेस में उतना ही बोरोवर विजिलेंट रहेगा। अगर बैंकर इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाता है, उसकी बुक्स को चेक नहीं करता है, उसके अकाउंट्स को चेक नहीं करता है, किस किस बैंक में वो अकाउंट डील कर रहा है उनके बारे में बैंकर को कोई जानकारी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि अकाउंट का डिफ़ॉल्ट होना तय है। इसलिए कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं, उन टूल्स को लेकर ही हम यानी बैंकर्स, हमारे क्रेडिट ऑफिसर्स ये तय करते हैं कि अकाउंट का मॉनिटरिंग प्रॉपर होता रहे, अकाउंट का मॉनिटरिंग हमारा प्रॉपर होता रहे ताकि हम कंट्रोल रख सकें, जो पैसा हमने दिया है वो हमें समय से वापस मिले विद इंटरेस्ट। ओके, दूसरा है देखिए, सबसे पहला तो हमने देख लिया कि कंडक्ट ऑफ अकाउंट क्या है उसका। दूसरा है पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिशन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए पीरियोडिक इंस्पेक्शन सबमिशन में क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि टाइम से वो स्टॉक स्टेटमेंट देता है या नहीं। द स्टॉक एंड रिसीवेबल्स आर टू बी सबमिटेड बाय द बोरोवर एट रेगुलर इंटरवल। जनरली मंथली हम मांगते हैं क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम DP फिक्स करते हैं, तो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट उसका आता है या नहीं ये तय करना है। DP उसकी बहुत आपको मेटिकुलसली देख के फिक्स करनी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ड्राइंग पावर कैसे फिक्स करते हैं, डेटर्स को और क्रेडिटर्स का किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ उसको माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, और उसके बेसिस पे आप DP फिक्स करेंगे। ए थॉरो स्क्रूटनी ऑफ दीज इज नेसेसरी टू वेरीफाई द करेक्टनेस। आपको ये भी देखना है कि ऐसा नहीं स्टॉक की पोजीशन कुछ भी लिख के दे दी, डेटर्स की पोजीशन कुछ भी लिख के दे दी। अगर बीइंग ए प्रूडेंट बैंकर आप एक बार उसको 2 बार उसको ठीक से चेक कर लेंगे, तो जब तीसरी बार वो स्टॉक की और डेटर्स की क्रेडिटर्स की पोजीशन आपके पास लेके आएगा तो वो समझ के लाएगा कि यार बैंकर्स इसको चेक करते हैं, तो आपको करेक्टनेस उसकी चेक करनी है। एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, देखिए स्टॉक में बहुत सारा स्टॉक ऐसा मिलेगा जो नॉन मूविंग स्टॉक है। जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम ऑब्सोलीट स्टॉक भी कहते हैं। ऑब्सोलीट जो स्टॉक है उसकी वैल्यू वो नहीं मिलेगी जो करंट स्टॉक की मिलेगी, तो इसको हम नॉन करंट एसेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे ही
रिसीवेबल्स हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा के रिसीवेबल्स हैं तो उनके रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो रिकवरी के चांसेस जब कम हो गए तो ये रिसीवेबल्स को भी हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको करंट एसेट का हिस्सा नहीं मानेंगे, तो उसकी डीपी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। आप ध्यान रखें, अगर आपने डीपी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो काफ़ी सारा आपने कंट्रोल उसके बिजनेस पे, उसके फाइनेंशियल्स पे कर लिया है। ठीक है। The detection of non-moving stock and old receivable is not only necessary for correct calculation of DP, but is also warranted to detect the danger signals in the business of the borrower. During periodic inspection of the enterprise by the bank official, the latest statement of stock and receivable are cross-checked with the records. देखिए, जो स्टॉक स्टेटमेंट वो दे रहा है उसको आपको साथ में लेके जाना है जब आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे, और इसको क्रॉस चेक करें, उसकी बुक से चेक करें कि जो रिसीवेबल्स वो दिखा रहा है, जो क्रेडिटर्स वो दिखा रहा है, जो डेटर्स वो दिखा रहा है, वो उसके परफेक्ट है या नहीं। स्टॉक की पोजीशन आजकल सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब कंप्यूटर्स में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने स्टॉक की पोजीशन आपको ठीक से दी है या नहीं। स्टॉक आर आल्सो फिजिकली वेरीफाइड आइदर फुली और इन ऑन रैंडम बेसिस। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सारा स्टॉक आपके लिए प्रैक्टिकली चेक करना पॉसिबल नहीं है, पर 3 महीने में एक बार आप पूरा स्टॉक चेक करें और बाकी टाइम पे आप रैंडमली चेक कर सकते हैं। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है जो वो सबमिट कर रहा है बैंक को, वो उसकी प्रॉपर आएगी। ठीक है। तीसरा हम काम क्या करते हैं जब हम कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं, ऑडिट ऑफ स्टॉक and receivables conducted by the bank. Stock audit is used by the bank in case of medium and large size advances where verifying the stock during normal inspection is not feasible. देखिए, स्टॉक ऑडिट कराते हैं उस केस में हम, तो स्टॉक ऑडिट में जब हमारे ऑफिसर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, माना आपने एक 5 करोड़ की या 10 करोड़ की लिमिट दे रखी है, अब यहाँ पे 20 करोड़ का माना स्टॉक है, तो एक नॉर्मल क्रेडिट ऑफिसर के लिए इसको चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम चार्टेड अकाउंटेंट से उसका स्टॉक ऑडिट कराते हैं। वेयर द स्टॉक आर कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग लोकेशंस पे स्टॉक है, तो वहाँ भी स्टॉक ऑडिट कराना पड़ेगा। सिमिलरली ऑडिट ऑफ रिसीवेबल्स में आल्सो बी कंडक्टेड इन सम केसेस। द पर्पज ऑफ दीज ऑडिट इज टू क्रॉस चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द। देखिए, हमारा मकसद कभी भी ये नहीं होता है कि उसके प्रेमिसेस में जाके हम इंस्पेक्शन करें, उसको चेक करें, उस पर भरोसा नहीं करें। जिसको आपने पैसा दे दिया उस पर भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, परंतु भरोसे का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा ही भरोसा कर लें उस पर। बोरोवर जो है उसको ये अंदाज़ा रहना चाहिए कि बैंकर प्रूडेंट है, और प्रूडेंट है तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी स्टॉक दे दिया, कुछ भी रिसीवेबल्स दिखा दिए उसको, उसी के बेसिस पे डीपी फिक्स कर दी और आराम से उसका काम चल रहा है। तो स्टॉक का आपको प्रॉपर ऑडिट करना है। जहाँ बैंक ऑडिट नहीं कर सकता है वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी है। अलग अलग अगर लोकेशंस पे स्टॉक है तो अलग अलग ब्रांचेस से संपर्क करके उसका स्टॉक ऑडिट करना है। ओके, अगला पॉइंट लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखिए, नॉर्मली अवेलेबल वंस इन ए ईयर, an analysis of these statement gives useful information about the use and diversion of fund, financial health, realization of debt, profitability extra in case of working capital limit. This analysis is a part of renewal exercise. जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो साल में आपको एक ही बार मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या प्रॉफिट आ रहा है फर्म का, डेट का रियलाइजेशन कैसा हो रहा है, फंड्स का डाइवर्शन तो नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या होता है, माना फर्म को प्रॉफिट आ रहा है, आना ही चाहिए अदरवाइज तो हम देंगे नहीं, तो प्रॉफिट को कैपिटल में वो ऐड कर रहे हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं जितना प्रॉफिट आ रहा है सारा विड्रॉ कर लें, तो इससे फाइनेंशियल हेल्थ आपको पता चलेगी। डेट की पोजीशन आप देखें कि जो लोन ले रखे हैं उसने लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है, उनका कहीं ऐसा तो नहीं ये बढ़ती जा रही है, साल दर साल ये बढ़ती जा रही है, उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स को शॉर्ट टर्म यूज में लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म यूज में लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स को कहीं लॉन्ग टर्म यूज में। ऐसा तो नहीं कि बैंक से उसने सीसी लिमिट ले रखी है और इसी से उसने 5 लाख का एक कार खरीद लिया सीसी लिमिट को डेबिट करके। आपने कार लोन दिया नहीं, उसने सीसी लिमिट में 5 लाख का चेक मारा और कार खरीद ली। तो ये जो है आपको सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा, उसके अकाउंट स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करना जरूरी है टाइम टू टाइम। जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो बैंकर के नाते हमको
ये सारी चीज़ें देखनी है कि उसकी करंट लायबिलिटी की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, उसकी करंट एसेट की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, डेटर्स की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, क्रेडिटर्स की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शिफ्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें बैंकर को देखनी होती हैं जब फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने अलग से बैलेंस शीट का वीडियो आपको दिया हुआ है, उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे एनालिसिस करते हैं। ओके, अब है आपका पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, इट गिव्स एन इंप्रेशन अबाउट द एक्टिविटी लेवल। द असेसमेंट ऑफ लिमिट इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ द ऑपरेशन एंड फील्ड विजिट हेल्प इन एसर्टेन वेदर द एक्टिविटीज आर एट द लेवल ऑफ और नॉट। इट हेल्प in finding out the position of the stock and other assets charged to the bank. The fact of the bank's charge over the assets should be prominently displayed. Yield visit help in finding out. अब देखिए, पीरियोडिक इंस्पेक्शन का मतलब क्या है। जब आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑपरेशंस बिजनेस में हो रहे हैं वो क्या एक्टिविटीज उसी तरह से हो रही है जैसा उसने एंटिसिपेट किया था, जैसा उसने प्रोजेक्शंस दिए थे। दूसरी बात, स्टॉक की पोजीशन जब आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि स्टॉक पे चार्ज किसका है, बैंक का बोर्ड प्रॉपरली लगा। ऑडिट और इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम गए एक विजिट मार के और आ गए। हमको सारा उसका स्टॉक चेक करना है, उसका रिसीवेबल्स चेक करना है, लेबर्स से बात करनी है कि लेबर्स को टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं या नहीं। कभी कभी आपको डेटर क्रेडिटर से भी बात करनी होती है कि क्रेडिटर्स का पैसा कितने दिन में वो लौटा रहा है, डेटर से उसकी वसूली कितने दिन में हो रही है, कितने दिन का उधार दे रहा है, कितने दिन का उधार ले रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो बैंकर को बहुत माइन्यूटली ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक स्क्रूटनी में क्या आता है, पीरियोडिक स्क्रूटनी ऑफ बोरोवर्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अदर बैंक। ये भी वही है जो हम अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो पीरियोडिक स्क्रूटनी भी आपको करनी है। इसके अलावा मार्केट रिपोर्ट भी लेनी है बोरोवर के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में कि भाई मार्केट से जो उधारी लेता है उसको समय पे चुकाता है या नहीं, इसके बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है। हालांकि ये प्री सैंक्शन स्टेज पे होता है, जो मार्केट रिपोर्ट है वो प्री सैंक्शन स्टेज पे करते हैं, परंतु पीरियोडिक जब आप डिसबर्समेंट कर देते हैं उसके बाद भी कहीं उसकी मार्केट ओपिनियन में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है बोरोवर के बारे में, तो ये भी बैंकर को पता लगाना होता है। ओके, इसके बाद है अपॉइंटिंग बैंक्स नॉमिनी ऑन कंपनी बोर्ड। जहाँ बड़े एडवांसेस होते हैं वहाँ बैंक अपने नॉमिनी अपॉइंट कर देता है, जहाँ लार्ज क्रेडिट्स होते हैं। ये सारे केसेस में नहीं होता, लार्ज क्रेडिट एक्सेप्शनल केसेस में होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है क्रेडिट ऑडिट। Credit audit is an examination of various credit functions of the bank. It is normally conducted by experienced internal staff. Credit audit examines compliance with pre-sanction and post-sanction processes and procedures. ये क्रेडिट ऑडिट क्या है। देखिए, बैंकों में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है जिसको RBI ये कहते हैं। ये हमारे जो एक्सपीरियंस इंटरनल स्टाफ होते हैं वो करते हैं। प्री सेंक्शन स्टेज पे आपने क्या किया है, पोस्ट सेंक्शन स्टेज पे क्या किया है, आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, ये सारा चेक करते हैं। इसके स्टेप्स हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे और क्यों हम करते हैं इसको। जो क्रेडिट ऑडिट होता है RBI ये होता है हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है, उसका पर्पज़ क्या है आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट ऑडिट, क्यों कराते हैं क्रेडिट ऑडिट। एक तो उसका पर्पज़ है कि जो भी क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एरे गैरे को आप लोन दे देंगे। क्रेडिट पोर्टफोलियो जो बैंक का है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। दूसरा है रिव्यू सेंक्शन प्रोसेस, आपने जो सेंक्शन किया है उसको रिव्यू करना। और कंप्लाइंस स्टेटस ऑफ द लार्ज लोन, जो बड़े लोन दिए हैं उनमें कंप्लाइंस, स्टेचुरी कंप्लाइंस हो रहे हैं या नहीं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस आप जानते हैं, रेगुलेटर हमारा कौन है, RBI, तो RBI की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है नहीं। स्टेचुरी कंप्लाइंट यानी लॉ हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं किसी ऐसी एक्टिविटी को आप फाइनेंस कर रहे हैं जो लॉ से परमिटेड ही नहीं है, या ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सारा जब क्रेडिट ऑडिट होता है तो उसमें चेक किया जाता है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस में फीडबैक लिया जाता है। इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट का इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जाता है। अर्ली वार्निंग सिग्नल अगर किसी अकाउंट में आ रहे हैं तो उनको चेक किया जाता है और उसके लिए सजेशन दिया जाता है कि भाई इस अकाउंट को कैसे ठीक किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं, इसमें चेक रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ओवरड्राफ्ट हो रहा है। देखिए, जब ऑडिटर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑडिटर्स आते हैं तो वो विजिट करते हैं।
जो लोन दे रखे हैं उनमें रैंडमली कुछ को सेलेक्ट करेंगे और उनकी विजिट करेंगे। विजिट करने पे भी वो अपना इनपुट देते हैं और वो इनपुट के हिसाब से हम ये देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा कंट्रोल या मॉनिटरिंग की कोई विशेष ज़रूरत तो नहीं है उस लोन में, पर्टिकुलर लोन में। रिकमेंड करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट स्किल्स ऑफ द स्टाफ। ये काम है किसका? क्रेडिट रिव्यू का। क्रेडिट जो रिव्यू करते हैं, क्रेडिट ऑडिट करते हैं, उसका पर्पज़ ये है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो क्रेडिट ऑडिट होती है, जो डिपार्टमेंट है, द क्रेडिट ऑडिट एंड लोन रिव्यू मैकेनिज्म मे बी असाइंड टू ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और द इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट। हर बैंक में ऑडिट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं ऑडिट इंस्पेक्शन के, पर हर जगह ये ऑडिट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है। ये लोन रिव्यू जो मैकेनिज्म है, LRM जिसको कहते हैं, ये इंस्पेक्शन और ऑडिट का काम है। ब्रांच का तो रोजाना का काम है, रेगुलर काम है, पर ऑडिट इंस्पेक्शन इसमें एक पीरियोडिसिटी बना रखी है। 6 महीने में करना है, 12 महीने में करना है, नई ब्रांच है तो 6 महीने में करना है। इस तरह से हम इनका ऑडिट करते हैं, ब्रांचेज का हमारा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट करता है। अब देखिए क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला है टू प्रोसेस क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स। जितनी भी क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट आएंगी उनको प्रोसेसिंग करना। टू एनालाइज क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स। अब जो इन्होंने ऑडिट किया उसमें कुछ फाइंडिंग्स आएंगी, उनको एनालिसिस करना और डिपार्टमेंट्स को एडवाइज करना, फंक्शनरी कंसर्न जो भी हैं उनको एडवाइज करना कि भैया इस पर क्या काम किया जा सकता है। माना उनको लगता है कि ये 5 अकाउंट हैं जिनमें अर्ली वार्निंग सिग्नल आ रहे हैं, तो वो ब्रांच को, उस डिपार्टमेंट को एडवाइज करेंगे, रीजन को एडवाइज करेंगे, जोन को एडवाइज करेंगे कि इनमें रेमेडियल मीजर्स लेने जरूरी हैं। टू फॉलो अप विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। इसके बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनसे फॉलो अप करना भी ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट को अप्रेज करना। देखिए अलग अलग ब्रांच का अलग अलग लेवल है। कोई ब्रांच स्मॉल है, कोई ब्रांच मीडियम कैटेगरी की है, कोई लार्ज ब्रांच है, कोई वेरी लार्ज ब्रांच है। तो वेरी लार्ज ब्रांच में और एक्सपीरियंस स्टाफ जाएगा, बड़े बड़े लोन्स होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े लोन्स होंगे, तो इनका टॉप मैनेजमेंट को अप्रेजल करना जरूरी होता है। जितना भी ऑडिट इंस्पेक्शन करते हैं उसका टॉप मैनेजमेंट को अप्रेजल जाता है कि ब्रांचों में कंप्लाइंस लेवल क्या है, ब्रांचों में रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है या नहीं, ब्रांचों में लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं, क्रेडिट की क्वालिटी कैसी है, हमारा NPA लेवल कहाँ तक जा सकता है। ये सारी चीज़ें ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। ओके, टू प्रोसेस द रिस्पॉन्सेस रिसीव्ड एंड अरेंज फॉर क्लोजर ऑफ द रिलेटिव क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स। जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते जाते हैं उनसे रेक्टिफिकेशन सर्टिफिकेट लेते हैं ब्रांचेस से, और रेक्टिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर सेटिस्फैक्ट्री आ गया तो उस रिपोर्ट को फिर क्लोज कर दिया जाता है। और इस क्लोजर के बेसिस पे इनको रिस्क असाइन की जाती है कि ब्रांच लो रिस्क में है, ब्रांच मीडियम रिस्क में है, ब्रांच हाई रिस्क में है या ब्रांच वेरी हाई रिस्क में है। और उस रिस्क के बेसिस पे फिर अगला ऑडिट डिसाइड किया जाता है कि अगला ऑडिट इनका कितने समय में होना है। टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ द एडवांसेस सब्जेक्ट टू क्रेडिट ऑडिट। ठीक है, इसका डेटाबेस मेंटेन करना ये क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। अब आगे चलेंगे हम स्कोप एंड कवरेज पे। देखिए स्कोप और कवरेज में क्या आएगा। द फोकस ऑफ क्रेडिट ऑडिट नीड टू बी ब्रॉडन्ड फ्रॉम द अकाउंट लेवल टू लुक इनटू द ओवरऑल पोर्टफोलियो। सिर्फ अकाउंट्स को चेक नहीं करना है, बैंक के ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी चेक करना है, ये पूरा कवरेज होना है। एंड द क्रेडिट प्रोसेस बीइंग फॉलोड, जो प्रोसेस फॉलो कर रही है बैंक उसको भी इनको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इसमें जिस पे क्रेडिट ऑडिट काम करता है। पहला है पोर्टफोलियो रिव्यू, ठीक है। दूसरा है लोन रिव्यू। पहले पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, फिर लोन रिव्यू होगा, फिर उस पर एक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे कि इसमें क्या करना है। फ्रीक्वेंसी तय की जाएगी कि किस फ्रीक्वेंसी पे रिव्यू करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और लास्ट में आएगा लीगल ऑडिट। इस सब पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब क्या होता है, लोन रिव्यू का मतलब क्या होता है, इन सब पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू देखिए क्या कहता है। एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट मीजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। इन्वेस्टमेंट को ऐसी क्रेडिट कहलाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा मेन एक्टिविटी नहीं है, हमारी मेन एक्टिविटी है क्रेडिट। तो क्रेडिट की क्वालिटी को एग्जामिन करना, इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी को एग्जामिन करना और इम्प्रूवमेंट उसमें सजेस्ट करना कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन सेक्टर। देखिए यहाँ हमेशा कंसंट्रेशन रिस्क से बचा जाता है
कि पर्टिकुलर सेक्टर को कहीं आपने बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं दे दिया। इन सर्टेन सेक्टर्स टू लेवल इंडिकेटेड इन द लोन पॉलिसी एंड प्रूडेंशियल लिमिट्स। आपको पता है ना, सेक्टर लिमिट तय कर रखी है कि ग्रुप को 40% से ज़्यादा नहीं देना है, इंडिविजुअल को 15% से ज़्यादा नहीं देना है। तो ये भी ध्यान रखा जाता है। कई बार आप देखते होंगे, माना किसी बड़ी ब्रांच ने 1000 करोड़ का कोई प्रपोजल भेजा, तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होने के बाद भी जो बोर्ड है उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसकी सेक्टोरल लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाती है। तो ये ध्यान रखना होता है कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि हम ऐसा नहीं कि हमारे पास 1000 करोड़ रुपया है, इसमें से हमने 800 करोड़ रुपया जो है किसको दे दिया, इसको दे दिया, समझिए आपका क्या बोलते हैं, हाउसिंग सेक्टर को दे दिया। अभी हाउसिंग सेक्टर में माना कोई डाउनफॉल आ गया तो ये पूरा जो आपने पोर्टफोलियो दिया है वो रिस्क पे आ जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए सेक्टोरल लिमिट बना रखी है बैंक ने, उससे ज़्यादा बोर्ड की जो पावर्स है उससे ऊपर नहीं जा सकते, प्रूडेंशियल लिमिट जो बनी हुई है उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो पोर्टफोलियो रिव्यू में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद है अगला पॉइंट है हमारा लोन रिव्यू। अब देखिए लोन रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू ऑफ सैंक्शन प्रोसेस एंड स्टेटस ऑफ पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस। सैंक्शन आपने क्या किया है, प्री सैंक्शन स्टेज चेक की जाती है और फिर पोस्ट सैंक्शन स्टेज चेक की जाती है। एंड प्रोसीजर्स नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू लार्ज अकाउंट, सभी अकाउंटों में प्री सैंक्शन स्टेज पे आपने ठीक से ड्यू डिलीजेंस किया या नहीं, फिर डिसबर्समेंट स्टेज पे आपने क्या किया है, डिसबर्समेंट प्रॉपरली किया है या नहीं। अगर एक मशीन को लोन दिया है तो मशीन के लोन का सिस्टम ये होता है कि बोरोवर के अकाउंट को पैसा क्रेडिट नहीं करना है, यहाँ लोन अकाउंट से डेबिट होकर पैसा कहाँ जाना चाहिए, जो सप्लायर है उसके अकाउंट को पैसा जाना चाहिए। तो ये आपने सिस्टम फॉलो किया या नहीं। और पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस आपने क्या किया, पोस्ट सैंक्शन में अभी हमने चर्चा की, उसका अकाउंट चेक करना है, टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्शन करना है, तो ये सारा पोस्ट सैंक्शन होता है। इसमें देखिए क्या क्या है, ऑल फ्रेश प्रपोजल्स, रिन्यूअल प्रपोजल्स 3 से 6 महीने के अंदर जो भी हुए हैं। देखिए ये सिस्टम अलग अलग बैंकों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ऑल एग्जिस्टिंग अकाउंट विद सैंक्शन लिमिट इक्वल टू और एबव ए कट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एक्टिविटी। रेंडमली सेलेक्टेड अकाउंट 5 से 10% और अकाउंट ऑफ सिस्टर कंसर्न, ग्रुप कंसर्न, एसोसिएट कंसर्न ऑफ एबव अकाउंट इफ द लिमिट इज लेस देन द कट ऑफ। अब आप समझिए बात को, लोन रिव्यू में क्या करेंगे, जब ब्रांच में ऑडिट आता है, RBI आता है, तो इनका काम क्या है, जितने भी फ्रेश अकाउंट सेंक्शन हुए हैं, पिछला जो ऑडिट हुआ है वहाँ से जितने भी फ्रेश सेंक्शन हुए हैं उनको 100% रिव्यू करेंगे। पिछला जो हुआ है उसमें से रैंडमली 5 से 10% सेलेक्ट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। उसका प्री सेंक्शन, पोस्ट सेंक्शन, मिड सेंक्शन, डिसबर्समेंट सारा रिव्यू किया जाता है, उस पर अपने सजेशंस देंगे। प्रोसीजर्स बराबर फॉलो हुए हैं या नहीं, अगर कोई फर्म की सिस्टर कंसर्न है, ग्रुप एसोसिएट कंपनी है, तो उनके भी अकाउंट्स को रिव्यू किया जाएगा। ये लोन रिव्यू का पर्पज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक्शन पॉइंट फॉर रिव्यू। एक्शन पॉइंट क्या कहते हैं, वेरीफाई कंप्लाइंस ऑफ बैंक लेट डाउन पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस विद रिगार्ड टू सैंक्शन। जो सैंक्शन किया है आपने उसमें बैंक की रेगुलेटरी कंप्लाइंस को, बैंक की पॉलिसीज को फॉलो किया या नहीं, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया या नहीं, कंडक्ट ऑफ अकाउंट कैसा है, अकाउंट ठीक से चल रहा है या नहीं, फॉलोअप लुक्ड एट बाई लाइन फंक्शनरीज, डिटेक्शन ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड सजेस्ट रेमेडी। देखिए एक्शन पॉइंट में क्या होना है, आपने जो भी बैंक की पॉलिसीज हैं उनको फॉलो किया है कि नहीं, सबसे पहली बात। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अकाउंट का कंडक्ट कैसा चल रहा है, अकाउंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल तो नहीं आ रहे हैं, आप टाइम से फॉलोअप कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा। और अल्टीमेट पर्पज है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल को डिटेक्ट करना, और अगर डिटेक्ट हो गए तो वहाँ पर रेमेडी सजेस्ट करना कि इसको कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है। माना किसी अकाउंट में ऐसा लगता है कि इसमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं, माना बीजी इसमें पेमेंट के लिए आ रही है, समझिए बीजी का इन्वोकेशन हो रहा है, तो आपको पता चलेगा ना बीजी का इन्वोकेशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है बिजनेस के साथ में। तो उसके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या है, आगे से आपको क्या ध्यान रखना है वो भी आपको समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू की। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू का जहाँ तक सवाल है आप इस पर ना जाएं। जैसे न्यू ब्रांचेज हैं, अलग अलग बैंकों में अलग पॉलिसी हो सकती है, थोड़ी डिफर कर सकते हैं। न्यू ब्रांचेज का इंस्पेक्शन जनरली 6 से 6 महीने के अंदर होता है। पहला इंस्पेक्शन इनका
ब्रांच ओपन होने के 6 महीने के अंदर हो जाएगा। फिर ब्रांचों की कैटेगरी के हिसाब से लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क ब्रांच है। लो रिस्क ब्रांच है तो जनरली इट्स नॉट ए थंब रूल, बैंक टू बैंक डिफर करेगा। 12 से 18 महीने में मीडियम रिस्क ब्रांच है तो 12 महीने के अंदर, हाई रिस्क ब्रांच है तो 6 से 9 महीने के अंदर इंस्पेक्शन इसका होता रहता है। फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह से इसकी चलती है, वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि किस तरह की ब्रांच है आपकी, रिस्क फैक्टर उसमें क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लेंगे, 5वां पॉइंट है हमारा प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? क्रेडिट ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन साइट। ऑडिटर्स आपके ब्रांच में आएंगे और करेंगे एट द ब्रांच विच एज अप्रेज द एडवांस एंड वेयर द मेन ऑपरेटिव क्रेडिट लिमिट्स आर मेड अवेलेबल। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कंडक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ अलॉटेड लिमिट इज टू बी कॉल्ड from the corresponding branches. Credit auditors are not required to visit borrower's factory और ऑफिस प्रेमिसेस। देखिए होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब ऑडिट आता है तो बेसिकली जो ऑडिट कर रहे हैं ऑडिटर्स जो हैं उनका काम ये नहीं है कि हर एक बोरोवर की फैक्ट्री को विजिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, एक एक अकाउंट को चेक करेंगे। नहीं, ये क्या करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। माना आपके यहाँ 200 अकाउंट हैं तो ये 5 से 10 अकाउंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम यहाँ फैक्ट्रीज को विजिट कर सकते हैं, प्रेमिसेस को विजिट। माना एक हाउसिंग लोन दिया आपने, इस हाउसिंग लोन को जब ये दे रहे हैं, माना ये डिसबर्समेंट स्टेज में है, इसमें 90% डिसबर्समेंट हो चुका है। अब इनको ऐसा लगता है कि इसका एंड यूज प्रॉपर हुआ है या नहीं, तो ये चेक कर सकते हैं इस अकाउंट को उठा के कि इसका डिसबर्समेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं, तो इसको विजिट कर लिया। माना किसी कंसर्न को आपने ट्रेडिंग यूनिट को 50 लाख रुपए का लोन दिया, अब इनको डाउट हो रहा है कि इसका अकाउंट ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये ब्रांच मैनेजर को बोल सकते हैं कि ये यूनिट को हम विजिट करेंगे। अदरवाइज ये रेगुलर फैक्ट्रीज को, ऑफिस को विजिट नहीं करते, ये इनका काम नहीं है। उनका काम है इंटरनल ऑडिट का, एक्सटर्नल ऑडिट वो नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद हम आएंगे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज लीगल ऑडिट। अब लीगल ऑडिट में क्या है, देखिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिए हैं बोरोवर से, ठीक है, जो टाइटल डीड ली है बोरोवर से या अदर डॉक्यूमेंट लिए हैं। अदर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, टाइटल डीड के अलावा भी काफ़ी सारी सिक्योरिटीज आप लेते हैं, वो आपकी जेन्युइन है या नहीं, ये चेक करना होता है लीगल ऑडिट में। और लीगल ऑडिट एप्लीकेबल है 5 करोड़ एंड अबव के एक्सपोजर पे, उससे कम के एक्सपोजर पर लीगल ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। तो लीगल ऑडिट में लीगली हम चेक कराते हैं कि ये सिक्योरिटी जो हमने ली है, जो टाइटल डीड्स ली है, वेदर दे आर एनफोर्सेबल, दे आर जेन्युइन और नॉट। ठीक है, तो ये काम है लीगल ऑडिट का। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पूरा प्रोसीजर चलता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का। अब देखिए इसके बाद हम चेक योर प्रोग्रेस पे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या कवर किया है। देखिए सबसे पहले हमने कवर किया है इसमें, यहां से एक बार देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम, इसका पर्पज क्या है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म जो है ये क्यों बैंक ने अपनाया हुआ है, ये हमने समझा। फिर हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे हम मॉनिटरिंग करते हैं, किसी भी बोरोवर की मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, ये हमने 8-10 टूल आपको बताए यहाँ पे। और उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रेडिट ऑडिट जो कराते हैं उसका पर्पज क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शंस क्या है, किस तरह से क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट काम करता है। फिर हमने स्कोप देखा कि क्या क्या इनके परव्यू में आता है, कि पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, लोन रिव्यू करना है, उस पर एक्शन पॉइंट देने हैं, किस फ्रीक्वेंसी में रिव्यू होना है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना है और किस किस केस में लीगल ऑडिट होना है, इन सब पे हमने बात की है। ठीक है, अब देखिए मैकमिलन की बुक में आपकी चेक योर प्रोग्रेस करके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो हमने किया है वो ठीक है या नहीं। देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग। क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पज क्या नहीं है, टू एंश्योर एंड यूज ऑफ फंड्स बाय द बोरोवर, ये तो पर्पज है। टू डिटेक्ट एनी डिटोरेशन इन द सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक, ये भी पर्पज है। टू कंप्लाई विद द RBI गाइडलाइंस टू ascertain that the business continues to run on the projected lines, ये भी पर्पज है। थर्ड इसका पर्पज नहीं है, RBI की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये लोन रिव्यू मैकेनिज्म का पर्पज नहीं है। ठीक है, फंड्स का एंड यूज हो रहा है या नहीं, ये हमारा पर्पज है। सिक्योरिटी में कोई डिटेरियोरेशन हो रहा है या नहीं, ये भी हमारा पर्पज है लोन रिव्यू का, क्रेडिट मॉनिटरिंग का। और प्रोजेक्टेड जो प्रोजेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से बिजनेस चल रहा है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। RBI की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है या नहीं, ये इसमें हम चेक नहीं करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल अवेलेबल टू चेक
अवेलेबल टू चेक द बैंक फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। कौन सा टूल नहीं है बैंक के पास क्रेडिट मॉनिटरिंग? सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर्स टू द बोरोवर, पीरियोडिक विजिट हम करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, एग्जामिन कंडक्ट ऑफ द बोरोवर अकाउंट हम करते हैं, सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर्स टू द बोरोवर इसकी ये कोई टूल नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ गया सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर्स टू द बोरोवर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है। 3 कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जिससे आप पता कर सके कि जो इन्वेंट्री है उसने गलत दी है? स्टॉक ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट से पता चलेगा आपको, इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक से भी पता चलेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर। क्रॉस चेक जब करेंगे बैलेंस शीट की फिगर को तो भी पता चलेगा। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता नहीं चलेगा कि जो स्टॉक स्टेटमेंट आपको दिया है उसमें कुछ रॉन्ग मेंशन किया हुआ है। ये बैलेंस शीट से आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको जो फिगर मिलेगी वो मिलेगी 31/3 की, और आपको जो स्टॉक स्टेटमेंट मिलता है वो हर महीने मिलता है। तो यहाँ से आपके लिए चेक कर पाना इसको पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सभी में नॉट दे रखा है, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसीवेबल्स इन स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन है, क्रॉस चेक में पता चल जाएगा, रिसीवेबल्स के ऑडिट में पता चल जाएगा, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स में पता चल जाएगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बैलेंस शीट में देखिए 31 मार्च की आपके पास पोजीशन होती है, एक पर्टिकुलर डे का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपके पास में। वहाँ से आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि रिसीवेबल्स की पोजीशन क्या है उसकी। रिसीवेबल्स की पोजीशन चूंकि आप मंथली ले रहे हैं उससे डीपी फिक्स करने के लिए, तो आपको जब इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स करेंगे तो पता चलेगा, रिसीवेबल्स का ऑडिट करेंगे तो पता चलेगा, बैलेंस शीट की फिगर्स को क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, परंतु सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको पता करना मुश्किल है। तो आंसर क्या आएगा इस केस में? आंसर आएगा ए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रॉन्ग आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेंजर सिग्नल, नॉट ए डेंजर सिग्नल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी, इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी डेंजर सिग्नल है, डिमांड ऑफ हायर क्रेडिट डेंजर सिग्नल है, डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक और रिसीवेबल डेंजर सिग्नल है। तो नन ऑफ दी अबव आंसर आएगा। ठीक है, ये तीनों ही डेंजर सिग्नल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेटिस्फैक्ट्री साइन। अनसेटिस्फैक्ट्री साइन नहीं है इन कंडक्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ द बोरोवर। डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई अनसेटिस्फैक्ट्री साइन है, यहाँ नॉट पूछा है। रूटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद अदर बैंक बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री साइन है। फ्रीक्वेंट ओवरड्रॉइंग अनसेटिस्फैक्ट्री साइन है। हाई टर्नओवर, हाई टर्नओवर तो हो सकता है ना, ये अनसेटिस्फैक्ट्री साइन नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका हाई टर्नओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट का इसमें से पर्पज क्या नहीं है? इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो बिल्कुल पर्पज है, ऑडिट का पर्पज ही यही है। रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लाइंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन बिल्कुल सही है। फीडबैक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंस बिल्कुल सही है। स्टॉक इंस्पेक्शन क्रेडिट ऑडिट का पर्पज नहीं होता है कभी। इंस्पेक्शन रेगुलर फीचर है, सिर्फ क्रेडिट ऑडिट में ही नहीं, इंस्पेक्शन तो हमारा रेगुलर फीचर है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका स्टॉक इंस्पेक्शन। और अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर का, पर्पज ऑफ अपॉइंटिंग बैंक नॉमिनी और बैंक बोर्ड ऑफ द बोरोइंग कंपनी इज। क्या पर्पज है? बैंक का नॉमिनी जो लार्ज वैल्यू एडवांस होते हैं उनमें बैंक अपना नॉमिनी अपॉइंट करती है, उसका पर्पज क्या है? टू कीप ए टैब ऑन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल सही है, बोर्ड के डिसीजंस जो होंगे उन पर नज़र रखना कि क्या हो रहा है। टू बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं। टू गाइड द कंपनी फॉर बेटर वर्किंग नहीं, ये हमारा काम नहीं है। टू सेफ गार्ड द सिक्योरिटी चार्ज नहीं, ये चौकीदारी का काम करने थोड़ी जाएगा वहाँ पे। उसका काम क्या है? टू कीप ए टैब ऑन द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। देखिए बोर्ड में अगर नॉमिनी अपॉइंट किया है तो कंपनी जो डिसीजंस ले रही है उसमें नॉमिनी भी अपना इनपुट देगा, तो उसको पता रहेगा कि कंपनी में किस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं। तो यही पर्पज है, टू कीप ए टैब ऑन द
इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस मैकमिलन की बुक से लिए हुए हैं, वहाँ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल डी ऑफ यूनिट 31 कवर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये समझने में काफ़ी आसानी हो गई होगी कि बैंक में कंट्रोल और मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसकी क्यों ज़रूरत है, कैसे किया जाता है, इंटरनल ऑडिट हम कैसे करते हैं, उसका पर्पज़ क्या है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्या ध्यान रखना है, डीपी कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। तो इसी के साथ मैं ये 31 यूनिट यहाँ एंड कर रहा हूँ। मॉड्यूल डी एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का यूनिट 31 हमने कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये कुछ लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको क्लिक करके और हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल और हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।